गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट के बारे में किया था। आज हम इसकी अनदर टाइप करेंगे, टेम्परेट सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, ये एक और टाइप है वेजिटेशन की। अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज़ कॉमन इन द कॉन्टिनेंशियल इंटीरियर्स ऑफ हाई लैटिट्यूड। मतलब ये एक और वेजिटेशन है जो कि हाई एल्टीट्यूड वाले कॉन्टिनेंशियल इंटीरियर में भी मिलती है, एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ एशिया। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी मिलती है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी मिलती है और एरियाज़ में भी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड। और इस वेजिटेशन को क्या कहते हैं? टैगा। These are also known as coniferous forest। इसको हम coniferous forest भी कह देते हैं। coniferous forest क्यों कहते हैं? Because they are mainly have cone bearing trees। क्योंकि इसमें जो ट्रीज होते हैं वो कॉन की तरह होते हैं। द ट्रीज आर आल्सो कॉनिकल इन शेप। उनकी शेप है वो भी कॉनिकल होती है। एंड ए वेरी सॉफ्ट वुड, और उनकी जो वुड है वो भी सॉफ्ट होती है। दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स। उनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल शेप के होते हैं। द कॉनिफोरस फॉरेस्ट आर मोर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ प्योर स्टैंड्स ऑफ ए फ्यू स्पाइसीज। ठीक है, जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब सारे अगर हम जाएँ ना इस एरिया में कॉनिफोरस फॉरेस्ट में, हमें सभी एक जैसे लगेंगे। ठीक है, द मेन ट्रीज वहाँ पर कौन कौन से हैं? पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च। ठीक है, ये थे हमारे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। आगे हम करेंगे एनिमल किंगडम। एज मैंशनड अर्लियर, अलॉन्ग विद प्लांट्स एनिमल्स आल्सो लिव इन दी बायोस्फीयर। हमने पहले भी पढ़ा है कि बायोस्फीयर में सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, प्लांट्स भी आ जाती हैं, एनिमल्स भी। प्लांट्स के बारे में तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। द एनिमल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स हैं, आप ये नहीं कि सभी जगह आपको एक जैसे एनिमल देखने को मिलेंगे। ये प्लेस टू प्लेस क्या है? डिफरेंट हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो इक्वेटर के पास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर टॉल एंड थिक ट्रीज होते हैं। ठीक है, एज सच द फॉरेस्ट इन दिस रीजन प्रोवाइड थिक वेजिटेशन कवर। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो भी कैसी होती है? थिक। दिस मेक्स ए पॉसिबल टू हैव ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अगर वेजिटेशन थिक है बेटा, तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर मिल जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल मिलेंगे आपको, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है और वेजिटेशन है वो थिक होती है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकी, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट ईटिंग एनिमल लाइक आर्माडिलोस, स्नेक्स। ये सारे एनिमल्स हैं वो हमें वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इन द ग्रास लैंड्स the number of animals is less as compared to the equatorial forest। मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमें ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम ग्रास लैंड में और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ग्रास लैंड में जो हमें एनिमल्स हैं वो कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रास लैंड में वेजिटेशन कम होती है। ठीक है, तो ग्रास लैंड वाले एरिया में कैसे एनिमल मिलते हैं? लायन, चीता, लियोपार्ड, डियर, रैबिट एट्सेट्रा। ठीक है, आगे पोलर रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंड होती है, तो वहाँ पर कैसे एनिमल मिलेंगे? द एनिमल्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे ऊपर थिक फर हो ताकि वो अपने आप को इतनी ठंड से बचा सके। तो वो कौन से एनिमल हैं जो पोलर रीजन में मिलते हैं? पेंगुइन, पोलर बियर, यॉक, फॉक्स एट्सेट्रा। ओके बेटा, देखो आपको पिक्चर में भी दिखाए हैं बेटा, पेंगुइन्स, पोलर बियर, यॉक। ठीक है, आगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दी इकोसिस्टम। हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया।
एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ लिया अलग अलग रीजन में। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या इम्पैक्ट डालती है इकोसिस्टम के लिए, मतलब एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने के लिए। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमें पता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। द एरियाज अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग, तो जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट, मैन जो है फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, किस लिए? फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर करने के लिए, रहने के लिए और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। एज ए रिजल्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज हाईली डिस्टर्ब्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अगर ट्रीज काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी क्या होगा? डिस्टर्ब। दिस इज हैविंग ए फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन दी ह्यूमन बींग्स, और अगर जो मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। इन द वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी फ्यू स्पाइसीज लाइक टाइगर्स, लायन एटसेट्रा ऑलरेडी फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनका ख़त्म होने का डर है, क्यों? क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, जैसे टाइगर्स हैं, लायंस हैं, ठीक है, ये क्या है? डेंजर ऑफ extinction. The population level in different countries is rising alarmingly and there is a considerable rise in the global temperature. अब देखो जो पोल्यूशन लेवल है अलग अलग कंट्री में वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, और ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। ए फ्यू ग्लेशियर्स हैव आल्सो स्टार्टेड, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग होगी अगर, तो जो ग्लेशियर है वो भी क्या होने लग जाएंगी? मेल्ट, वो भी मेल्ट होने शुरू हो गए अगर इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ हाई टाइम डैट मैन शुड रियलाइज हिज मिस्टेक्स, तो इसके लिए ये टाइम है जब आदमी को अपनी गलतियाँ वो देखनी चाहिए कि हमें फॉरेस्ट ना काटें, एंड स्टॉप टेम्परिंग विद द नेचर, और नेचर के साथ कोई छेड़खानी ना करें। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एफोर्सेशन शुड बी टेकन अप ऑन ए लार्ज स्केल, और अगर ह्यूमन बीइंग चाहते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे तो एफोर्सेशन मतलब ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्ट्रिक्टली बैन्ड, और हंटिंग ऑफ एनिमल्स है वो बंद कर देनी चाहिए। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पाइसीज द गवर्नमेंट हैज सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और अलग अलग टाइप के एनिमल्स को बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, नेशनल पार्क बनाने चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व है वो बनानी चाहिए। देयर आर ए फ्यू मेजर्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, ये कुछ मेज़र बताए गए हैं जिससे हम इकोलॉजिकल बैलेंस इन्वायरमेंट का बना के रख सकते हैं। और मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पाइसीज, और गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए सेंचुरी बना दे, ठीक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एनिमल स्पाइसीज के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अब हमारे बना दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाया, देखो नीचे आपको नेशनल पार्क दिखाया गया, टाइगर रोमिंग फ्रीली इन कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर पार्क बना दिए, इनको भी कोई डर नहीं है एनिमल्स को। सेकंड देखो नंदा देवी बायो रिजर्व, यहाँ पर भी किसी को कोई खतरा नहीं है। आगे देखो डू यू नो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, अगर हमने वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है, मैनेज में रखना है, तो इसके लिए कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन उनकी बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? वाइज यूज़, कि हमने जो यूज़ है किसी भी चीज़ का वो वाइजली, मतलब ध्यान से करना है, ओवर यूज़ भी नहीं करना। और प्रिजर्वेशन का मतलब है नॉन यूज़, मतलब बचा के रखना है, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम चाहते हैं कि आगे हमारी आने वाली जनरेशन भी लायन देखे, टाइगर देखे, तो हमें इनको प्रिजर्व करके रखना होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम कीवर्ड एंड बुक वर्क है वो करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।